हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसका आज हमारा 15वां लेक्चर है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि डेली जो है शाम को 8 बजे हम एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते हैं एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए। आज हमारा 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें जाके जो है आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जहाँ पे इनकी सबकी जो है पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। लगभग जो है 8500 बच्चा हमारे साथ वहाँ पे जुड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज मूव करते हैं हम। देखिएगा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हंडूर का शासक कौन था। ठीक है, जब तैमूर लंग ने अटैक किया था तो उस समय जो है हंडूर का शासक कौन हुआ करता था। तो हंडूर का जो शासक था वो था आलमचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब तैमूर लंग आया था तो उस समय जो हंडूर जो था हमारा, हंडूर जिसका वर्तमान नाम क्या है, नालागढ़ है, उसका जो शासक था वो था आलमचंद। ठीक है, तैमूरलंग की सहायता की थी इसने। परिणाम स्वरूप तैमूरलंग ने उसे बिना किसी हानि पहुंचाए जो है आगे चला गया था। ठीक है, जब तैमूरलंग हंडूर में आया था तो उसकी सहायता की गई थी आलमचंद द्वारा। तो तैमूरलंग ने कोई भी जो है हानि नहीं पहुंचाई थी हंडूर रियासत को। हंडूर रियासत का जो वर्तमान नाम है वो पूछा जाता है, वो है नालागढ़। ठीक है, नालागढ़ जो कि हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो आलमचंद ने उसकी सहायता की थी। और पूछा जाता है कि जब उस समय कांगड़ा का शासक कौन था। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं तैमूरलंग से। एक तो आपने हंडूर रियासत का हमने याद कर लिया, उस समय जो है आलमचंद था। एक जो क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तैमूरलंग के अटैक के समय कांगड़ा का शासक कौन था। तो कांगड़ा का उस समय जो शासक था वो था मेघचंद। ठीक है, ये कहाँ का था, ये कांगड़ा का शासक था। और डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि 1398 में जब तैमूरलंग ने अटैक किया था कांगड़ा पे, तब उस समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था। तो ये आपको याद करना है, ये उस समय जो शासक था वहाँ का वो था मेघचंद। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में पहाड़ी रियासतों के राज्य के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की थी। देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एचएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपके टीजीटी में ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है रिपीट हुआ है। अभी जो हाल ही में हमारे पेपर हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहाड़ी रियासतों की जो फर्स्ट डिमांड थी, ठीक है, 1946 में की गई थी ठाकुर हजारा सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखिएगा जो तीनों ऑप्शन हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सब के सब जो है स्वतंत्रता है सेनानी है। ठीक है, किसी न किसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बरेड़ा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो बरेड़ा नदी है ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, बरेड़ा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। 4 नदियाँ जो है यहाँ पे दे रखी है, सतलुज, और सेकंड पे है हमारी सवां रिवर, या फिर यमुना रिवर, या फिर रावी रिवर। तो जो बरेड़ा है ये ट्रिब्यूटरी है सवां रिवर की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। कौन सी रिवर, सवां नदी। सवां नदी जो है ये कहाँ पे बहती है, मेनली जो है उन्ना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उन्ना जो हमारा जिला है वहाँ पे ये बहती है। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं डायरेक्टली कि उन्ना को 2 भागों में, ठीक है, विच रिवर डिवाइड उन्ना इन 2 पार्ट्स। तो उन्ना को जो है 2 भागों में कौन सी नदी काटती है, तो ये जो सवां रिवर है ये उन्ना को जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। इसके अलावा जो दुख का दरिया है, ठीक है, उन्ना का दुख का दरिया किस नदी को कहा जाता है, तो ये भी सवां रिवर को ही कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो काफ़ी ये नुकसान करती है ये नदी, तो इसको जो है दुख का दरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट्स है यहाँ की देखिएगा, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक है घरनी रिवर जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी। घरनी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो ये है सवां रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जो सेकंड है वो है मलाट रिवर, मलाट। ठीक है, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी सवां नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा देखिएगा इस पर झलेड़ा पुल बना हुआ है और संतोषगढ़ जो ब्रिज है वो भी इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो सतौन पुल है वो कहाँ पे है। ठीक है, सतौन पुल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, रिवर छोड़ दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट ही मुझे बता दीजिए कि सतौन पुल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक बिलासपुर की कहानी। ठीक है, एक पुस्तक हम पढ़ते हैं कुलू देश की कहानी, जो कि लालचंद प्रार्थी द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है बिलासपुर की कहानी, तो इसके जो लेखक है वो है अक्षर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षर सिंह द्वारा जो पुस्तक है वो लिखी गई है बिलासपुर की कहानी। इसके अलावा एलपी पांडे की बात करें, इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय किसके द्वारा लिखी गई है, ये एलपी पांडे की है। जीडी खोसला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है हिमालयन सर्किट। क्या नाम है,
हिमालयन सर्किट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जीडी खोसला द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। जयदेव किरण की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है पीड़ पहाड़ारी, ठीक है, पीड़ पहाड़ारी इज रिटन बाय जयदेव किरण, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इन 1951, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक जो है 1951 1951 में हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। 1951 की अगर हम बात करें तो उस समय जो शिमला था वो इसमें एक जिला नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1951 में जो है शिमला नहीं था। मंडी, चंबा, सिरमौर ये सब जो है 1951 में थे, हिमाचल प्रदेश के जिले थे। अगर हम बात करें, देखिएगा एक क्वेश्चन जो हमेशा ही डायरेक्टली आता है 1951 से, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना, तो 1951 में हिमाचल प्रदेश जो क्या बना था, ये पार्ट सी स्टेट बना था, ठीक है। अभी हम थोड़ी हिमाचल की फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए हिमाचल का जो गठन होता है वो होता है 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 को हुआ। 1948 से लेके 1951 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो एक चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रहा था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा था। इसको मैं सीसी यहाँ पे लिख रहा हूँ, चीफ कमिश्नर इसको पढ़िएगा आप, ठीक है। 1948 से लेके 51 तक जो है हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर्स के अंतर्गत रहा था। टोटल हिमाचल प्रदेश के इन 3 सालों में जो चीफ कमिश्नर रहे हैं, ठीक है, वो रहे हैं 3 चीफ कमिश्नर, ठीक है। हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल हिमाचल प्रदेश के कितने मुख्य आयुक्त रहे हैं, तो 3 हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त रहे हैं। 1951 से लेके हिमाचल प्रदेश 1951 से लेके 1956 तक जो है हिमाचल रहता है एज अ पार्ट सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश अब कौन सा बन गया, हिमाचल बन गया पार्ट सी स्टेट, ठीक है। ग श्रेणी का राज्य कब बनता है हिमाचल प्रदेश, 1951 में बनता है। और कब तक रहता है, 1956 में। 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बन जाता है, हिमाचल प्रदेश बन जाता है 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी कब बनता है हिमाचल प्रदेश, 1956 में। और कब तक रहता है, 1971 में। 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है, यूनियन टेरिटरी रहता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश रहता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। फुल स्टेटहुड का जो दर्जा है हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिलता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य कब बना, 1971 में बना। तो ये फॉर्मेशन थी हिमाचल की 1948 से लेके। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बनते हैं और हर एक एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि पार्ट सी स्टेट कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना, कब से कब तक यूनियन टेरिटरी रहा। तो ये जो है 4 डेट्स आपको याद करनी है। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, तब से लेके 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहता है। 1951 से लेके 56 तक जो है हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1956 से 71 तक हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी, और 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस गुप्त शासक द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी, ठीक है। गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत जो कि गुप्त शासक द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा वो गुप्त शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी, तो यहाँ पे देखिएगा 4 जो है ऑप्शन आपके पास है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा, ठीक है। किसकी, जो गुप्त संवत था उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा। श्रीगुप्त कौन था, श्रीगुप्त इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। जो गुप्त वंश था, जो हमारा गुप्त वंश था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमीरपुर बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। देखिएगा यहाँ तो एक तो डायरेक्टली पूछ लिया गया कि किस जो संवत है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त वन द्वारा की गई थी, तो गुप्त संवत आप सभी को पता है। और जो लिच्छवी हमारा उस समय एक जनपद हुआ करता था लिच्छवी, ठीक है, उसकी जो राजकुमारी थी उससे विवाह करवाया था उसने, और उसके नाम के जो सिक्के थे वो चलाए थे, ठीक है। उस राजकुमारी के नाम के सिक्के चलवाए थे। और इसके बाद आया था समुद्रगुप्त, जिसके बारे में मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इज समुद्रगुप्त, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कि जो नादिर शाह था उसको नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल के लेक्चर में कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मोस्टली बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था कमेंट में, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के बाद जो है समुद्रगुप्त आया था, और उसके बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिससे पूछा जाता है कि विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक द्वारा ली गई थी? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो ली गई थी। नेक्स्ट देखिए, अधा एंड विक कॉइन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। अधा और विक जो है ये दो सिक्के थे, ठीक है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, किसने इनको चलाया था? तो ये चलाए गए थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ये चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये जो सिक्के थे ये जित्तल के थे। किसके थे? जित्तल के थे। एक और पूछा जाता है, इसने चांदी के भी सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। जो चांदी के सिक्के थे उनको बोलते थे शशगनी। क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था शशगनी। ये किसके थे? ये हमारे चांदी के सिक्के थे, यानी कि सिल्वर के सिक्के थे शशगनी। और जो अधा और बिक थे ये जो थे ये जित्तल के थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है जो पोस्ट होती थी उस समय, जो पद होते थे उनको हेरिडेटरी कर दिया था, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है किस शासक द्वारा पदों को जो है हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत किया गया, एक वंश से नेक्स्ट वंश तक वही पोस्ट। ठीक है, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। और जो जजिया कर है, ठीक है, हमने परसों डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि मोहम्मद शाह द्वारा जो है फाइनली जो जजिया कर है वो ख़त्म कर दिया गया। एक क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को ब्राह्मणों के ऊपर, ठीक है, माफ कीजिए, ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों के ऊपर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था जजिया टैक्स, वो किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, जजिया टैक्स इससे पहले का है, ठीक है, उससे पहले का था जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसमें, लेकिन बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाया गया। इससे पहले ब्राह्मणों के ऊपर नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, हु रोट द बुक का क्या नाम है? तुफात उल मुहाविदीन। ठीक है, तुफात उल मुहाविदीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है राजा राम मोहन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फारसी में इन्होंने बुक लिखी है राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ही किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ईयर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब जो है राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या फिर पिता कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयास से 1829 इस डेट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है सती प्रथा पर पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया था। जो सती प्रथा थी उस पर पूर्ण रूप से जो पाबंदी लगाई गई थी इसके प्रयास द्वारा, तो राजा राम मोहन जी के प्रयास द्वारा 1829 में जो है ये बैन कर दिया गया था। और इनका जन्म पूछा जाता है कि जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका हुगली बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नील रिवर? जो नील नदी है, नील नदी आप सभी ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया लेक। कौन सी? विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लेंथ है वो है 6650 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 6650 किलोमीटर है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। देखिए इसका ओरिजिन क्या है। बेसिकली जो नील नदी है ये दो नदियों के मेल से बनती है। एक है हमारी वाइट नील, ठीक है, वाइट नील प्लस जो दूसरी नदी है वो है हमारी ब्लू नील। दो नदियां हैं, एक है वाइट नील और एक है ब्लू नील। इन दोनों का जो है मिलन होता है हमारा सूडान के अंदर। कहाँ पे? सूडान में एक शहर है खार्तूम शहर है। कहाँ पे? सूडान में। तो वहाँ पे जो नील है और जो सफ़ेद नील है इन दोनों का मिलन होता है, इससे आगे ये कहलाती है नील नदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वाइट नील है ये निकलती है हमारी विक्टोरिया लेक से, और जो हमारी ब्लू नील है ये निकलती है, एक लेक है टाना लेक। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? टाना लेक से निकलती है और खार्तूम में मिलती है। उसके बाद जो है नील नदी जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो बनती है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो बड़ी नदी है अमेजोन नदी। सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजोन है। लेकिन लंबी की बात करें तो वो कौन सी है? लंबी है हमारी नील नदी। नेक्स्ट देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र किस अधिनियम द्वारा दो राज्य में बंटे थे? जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये बने थे कब? 1960 में। किस अधिनियम के तहत बने थे? ये बने थे हमारे मुंबई एक्ट 1960 द्वारा। ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में भी एक एक्ट आया था। ठीक है, मुंबई एक्ट को ना अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप, 1953 में जो फर्स्ट स्टेट बना था हमारा भाषा के आधार पर, जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। वो कौन सा राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से अलग हुआ था, ये जो मद्रास है हमारा, मद्रास से अलग हुआ था। ठीक है, मद्रास से कुछ एक जो है जगह को निकाला गया था, मद्रास से निकाल कर जो है आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेट बना था भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। 1962 की बात करें, 1962 में, ठीक है ऑप्शन देखिएगा, 1962 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1962 में जो है नागालैंड, 1962 में जो नागालैंड है वो बना था किससे अलग होके, ये बना था असम से अलग होके। जो हमारी असम स्टेट है वहाँ से अलग होके जो है नागालैंड बना था 1962 का जो अमेंडमेंट था उसके तहत। और 2014 में कौन सा हमारा अंतिम राज्य अभी जो बना है वो है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना किससे अलग होके बना है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि मद्रास से अलग होके बना था, उसी से अलग होके जो है 2014 में जो है सेपरेट हुआ कौन, तेलंगाना। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, उसमें कितने तरह के आपातकालों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 3 साल, 2 साल या फिर 7 साल। तो हमारा जो संविधान है वहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो है 3 टाइप की इमरजेंसी का। कितने तरह की इमरजेंसी है हमारे, 3 तरह की इमरजेंसी है। कौन कौन सी है, एक तो है नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और जो थर्ड आती है हमारी, वो आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इनके जो अनुच्छेद है वो पूछे जाते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको नेशनल इमरजेंसी का याद करना है 352, 352 जो अनुच्छेद है वो किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। उसमें 4 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाता है 356 जो कि हमारा प्रेसिडेंट रूल से जुड़ा हुआ है। उसमें फिर से 4 हम ऐड करेंगे तो 360 ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो इमरजेंसीज है इनकी घोषणा कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के अनुसार 2011 में लगभग कितने लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी है। अभी हाल ही में एक जो है केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार जो है भारत में 2021 में, कब 2021 में लगभग 2 लाख लोगों ने जो है भारत की जो नागरिकता है, भारत की जो सिटीजनशिप है उसका त्याग किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्ट डाटा की, तो वो है 1,63,370। ठीक है, 1,63,370 लोगों ने जो है भारत की नागरिकता छोड़ी है, जो कि लगभग है हमारी 2 लाख के आसपास। जब भी इसकी बात आती है, नागरिकता की बात आती है, तो हम इसके अनुच्छेदों से जरूर जो है डिस्कस करते हैं, इसके आर्टिकल से। ठीक है, तो भारतीय जो नागरिकता है इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान है। जो हमारा नागरिकता एक्ट आया था वो आया था 1955। ठीक है, हमारा जो नागरिकता अधिनियम आया था भारत का वो 1955 में आया था। अगर हम बात करें भारत की नागरिकता कितने तरीकों से ली जा सकती है, अगर आपको भारत की नागरिकता अडॉप्ट करनी है तो आप 5 तरीके हैं अडॉप्ट करने के। ठीक है, भारत की नागरिकता को, और 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता जो है खोई जा सकती है, छीनी जा सकती है। देखिए 3 तरीके कौन कौन से हैं। एक तो है कि आप खुद अपनी भारत की नागरिकता छोड़ दें। ठीक है, आप खुद भारत की नागरिकता अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, पहला तरीका तो ये हो गया। सेकंड जो तरीका है वो है कि अगर आपने कोई ऐसा देशद्रोह का काम कर दिया जिससे गवर्नमेंट आपको देश से निकाल दे, गवर्नमेंट खुद आपको जो है देश से निकाल दे, तो भी जो है आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और जो थर्ड है, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो अगर आप भारत को छोड़ते हो और किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है, पहला तो था कि आपने खुद भारत की नागरिकता छोड़ दी, बताकर छोड़ दी, लेकिन आप अगर थर्ड में क्या है कि अगर आप भारत के बाहर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है, 3 तरीकों से भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है, 5 तरीकों से जो है भारत की नागरिकता ली जा सकती है। जो ये डाटा है हमारे पास 1,63,370 लोगों का। ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंस का भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चॉइस कौन सी रही है इंडियंस की, किस देश में जो है सबसे ज़्यादा जो है गए हैं, तो वो है यूएस। ठीक है, कहाँ पे, यूएस। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इन इंडिया टिल जुलाई 2022।
जुलाई 2022 तक जो है भारत में आर्द्र भूमि की जो कुल संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो अभी जो है 5 नए वेटलैंड बने हैं, जिनके साथ भारत में जो है अब टोटल जो वेटलैंड हो गए हैं वो 54 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 नए वेटलैंड जो है जोड़े गए हैं, जिसमें तमिलनाडु में भी वेटलैंड है। जो पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर हम बात करें तो पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड पूछा जा सकता है। पाला वेटलैंड जो कि हाल ही में ऐड किया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये है मिजोरम के अंदर। कहाँ पे है? ये मिजोरम के अंदर है। अगर हम बात करें जो आपका साख्या सागर वेटलैंड है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। साख्या सागर वेटलैंड ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी हाल ही में इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था सॉल्व करने के लिए घर से, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर जो है सही दिया है। देखिएगा इसमें क्या था, फाइंड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है गलत है, वो आपको बताना था। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, और रीजनिंग के जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आपका सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम है या अन्य कोई एग्ज़ाम है उसमें भी आते हैं। तो देखिएगा जो 52 है, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसको हम 25 लिख सकते हैं। जो 94 है, इसको हम चेंज करेंगे इसकी संख्या को तो 49। 63 को जब हम रिवर्स करेंगे तो 36, और 48 को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 84। तो यहाँ पे 25 को देखिएगा, ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, और जो 84 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें ऑड संख्या है, वो है 48, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। कल जो हमारा 16th लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सभी मिग 21 जो एयरक्राफ्ट है उसको भारतीय वायुसेना द्वारा कब तक जो है रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन से ईयर तक जो है मिग 21 के जो एयरक्राफ्ट है हमारे पास, उनको रिटायर कर दिया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। ये आपके लिए है। कल हमारा 16 लेक्चर होगा, और लास्ट लेक्चर होगा आपके सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम के लिए, क्योंकि संडे को एग्जाम है और कल सैटरडे है, ठीक है। तो सैटरडे को जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका एक बार मैं रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कल जो है 8 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा क्लास। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर थोड़े से मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।